बच्चों हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान का तीसरा पाठ, हमें संसद क्यों चाहिए, और इस पूरे पाठ का हमने 3 भागों के अंदर अध्ययन किया है। आशा करती हूँ आपने इन तीनों भागों का अच्छे तरीके से पठन किया होगा, अध्ययन किया होगा। अगर आपने इन तीनों भागों को नहीं पढ़ा है तो आप अभी जाकर इस पाठ के पहले, दूसरे और तीसरे भाग का अच्छे प्रकार से अध्ययन कीजिए। आज हम इसका चौथा भाग पाठगत प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे, और बच्चों ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने इस पूरे अध्याय का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया होगा और इसको समझा होगा। चलिए, आशा करती हूँ ऐसा आपने बिल्कुल किया होगा। अब हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं, तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए प्रश्नों को हल करने के लिए। हमारा पहला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए? इसके पक्ष में एक कारण लिखिए। सबसे पहले तो आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या मिलना चाहिए उसके बारे में बताना है, और उसका एक उदाहरण, एक कारण बताना है। क्यों मिलना चाहिए भाई? क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले तो जो लोकतंत्र होता है वो व्यक्तियों की एक इकाई होती है, व्यक्तियों से बना होता है, तो वो ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए क्या मिलना चाहिए? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। दूसरा बात, इसका हमें कारण बताना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से ही लोगों का निर्णय क्या बनाता है? लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उससे कामकाज के बारे में फैसला देता है। यानी कि इसी मताधिकार के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है और वह सरकार फिर क्या करती है? कामकाज के फैसले लेती है। दूसरा प्रश्न है, राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फर्क है? बच्चों, राज्य विधानसभा का जो पाठ है आपने कक्षा 7 में बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ा होगा, और संसद हमने इसी अध्याय के तहत पढ़ा है। तो इन दोनों के बीच में हमें अंतर करना है। तो देख लेते हैं राज्य विधानसभा और संसद में क्या अंतर होता है। मूल जो है अंतर हम देखते हैं। पहला देखते हैं कि राज्य स्तर की सरकार के प्रतिनिधियों की सभा होती है, यानी जो राज्य विधानसभा होती है वहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं? अपने अपने राज्यों से चुने जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? जो राज्य विधानसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको विधायक कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? MLA कहते हैं। तो ये कहाँ की सभा होती है? राज्य के प्रतिनिधियों की एक सभा होती है। जबकि संसद की बात करते हैं तो संसद क्या होती है? केंद्र स्तर की सरकार के प्रतिनिधियों की सभा होती है, और केंद्र स्तर के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है या MP कहा जाता है। समझ में आया? दूसरा इसमें अंतर है, राज्य सूची या संवर्ती सूची के विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है। जो राज्य विधानसभा होती है उसमें जिन कानूनों का विषय होते हैं वो कौन सी सूची से लिए जाते हैं? राज्य सूची से और संवर्ती सूची से। बच्चों, हमने पढ़े थे कि 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो राज्य विधानसभाएं कौन से विषयों पे कानून बनाएंगी? जो या तो राज्य सूची के विषय होंगे या फिर संवर्ती सूची के विषय होंगे। जबकि संसद के अंदर किन विषयों पर कानून बनाया जाएगा? जो संघ सूची के विषय होंगे और संवर्ती सूची के विषय होंगे, उन पर संसद कानून बनाती है। तीसरा इसमें क्या अंतर होता है? राज्य सरकार को नियंत्रित करती है, यानी कि जो राज्य विधानसभा होती है वो अपनी राज्य सरकार की जो सत्ता की निरंकुशता होती है उस पर नियंत्रण रखती है। जबकि संसद क्या होती है भाई? संसद जो होती है केंद्र सरकार को नियंत्रित करती है। ये 3 मुख्य अंतर हैं। इन अंतरों को आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिए और इनको बार बार पढ़कर इनको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है, सरकार के निर्वाचित सदस्यों, जिनको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, को केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, जीवन भर के लिए क्यों नहीं? भाई ये पूछ रहा है कि जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो केवल 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जीवन भर के लिए क्यों नहीं चुन लिया जाता? तो इसके लिए बच्चों उत्तर है कि सत्ता की निरंकुशता से बचने व दूसरा, सरकार को सदैव जनता के प्रति जवाबदेही बनाए रखने के लिए ये इनको सिर्फ 5 वर्ष के लिए चुना जाता है।
सत्ता की निरंकुशता से बचने व सरकार को सदैव जनता के प्रति जवाबदेही बनाए रखने के लिए इन्हें 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगर इनको जीवन भर के लिए चुना जाएगा तो क्या होगा? अगर जनता प्रतिनिधियों के कार्यों से या शासन करने की पद्धति से संतुष्ट नहीं है, जनता को लग रहा है कि न तो सरकार ढंग से कार्य कर रही है और न ही क्या कर रही है भाई, उनकी पद्धति अच्छी है, तो क्या होगा? तो 5 वर्ष के बाद में जनप्रतिनिधियों को जनता बदल देती, यानी वोटिंग होती है और उन प्रतिनिधियों को हटा के नए प्रतिनिधियों को चुन लिया जाता है। अगर जीवन भर के लिए निर्वाचित कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रतिनिधि जनता के प्रति कभी उत्तरदायी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनका चुनाव हमेशा के लिए हो रखा है और उनको किसी भी तरीके का भय नहीं होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। बच्चों, ये बात हमारे आज़ादी से पहले की है और उसके तहत ये प्रश्न है कि जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने यह विचार का समर्थन किया था कि सभी लोगों को मत देने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए भाई? औपनिवेशिक शासन के अनुभव और राष्ट्रवादी आंदोलन में भारत के सभी लोगों की भागीदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो औपनिवेशिक शासन था उसमें जब आंदोलन था उससे राष्ट्रवादियों को पूरा विश्वास हो गया था कि जनता अपने फैसले लेने के लिए सक्षम हो चुकी है। साथ ही क्या था? साथ ही जनता समानता, स्वतंत्रता तथा निर्णय निर्माण के जो विचार थे उनसे प्रेरित थी, इसलिए उनको समानता, स्वतंत्रता और निर्णय निर्माण के विचारों का अच्छे प्रकार से अनुभव हो गया था। तो इस आधार पर राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि जो स्वतंत्र भारत होगा उसके जो सभी नागरिक होंगे वो मत देने का अधिकार उनको होना चाहिए। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद में कुल कितनी सीटें हैं? हमें भारतीय संसद की सीटों का वर्णन करना है। फिर इनमें सामान्य सीटें कितनी है, अनुसूचित जाति की सीटें कितनी हैं और अनुसूचित जनजातियों की सीटें कितनी कितनी आरक्षित की गई हैं। हमने पढ़ा था बच्चों कि हमारी जो संसद है उसमें अलग अलग सीटें लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई हैं। तो कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। हमारी संसद की जो प्रतिनिधियों की जो सीटें हैं वो कुल तो वर्तमान में कितनी है? 543। बच्चों, ये 543 जो सीटें हैं ना, ये क्या है? निर्वाचित सदस्यों की हैं। इनके अंदर आपको ध्यान रखना है 2 सीटें और हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन अभी हम इनकी बात नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहा है निर्वाचित सदस्यों की। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 543। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से प्रश्न को समझने का प्रयास करना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। अगर संसद की कुल सीटें पूछता है वर्तमान में कोई प्रश्न तो हम कहेंगे कि 500 कितनी है? 45 है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? निर्वाचित सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 543। अब इनका विभाजन करते हैं। देखो 543 में से जो 412 सीटें होती हैं वो तो सामान्य लोगों के लिए आरक्षित है, मतलब सामान्य लोगों के लिए है। बाकी आरक्षित कितनी है? अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के कैटेगरी के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए 47 सीटें क्या की गई हैं? आरक्षित की गई हैं। तो ये दोनों आरक्षित सीटें हैं। कुल अगर हम पूछे कि कितनी आरक्षित सीटें हो गई तो 131 जो आरक्षित सीटें हैं वो क्या है? संसद के अंदर दी गई हैं। समझ में आया? तो आपको ये अच्छे तरीके से आपने इस डायग्राम के माध्यम से भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और ऐसा ही अगर आप चाहें तो परीक्षा में भी ऐसे डायग्राम बना के आते हैं तो इससे उत्तर बहुत ही क्या लगता है? आकर्षित लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन सरकार किसे कहते हैं भाई? चलो हम देखते हैं। सबसे पहले गठबंधन देखते हैं। ये गठबंधन शब्द क्या है? गठबंधन का मतलब होता है समूहों या फिर राजनीतिक दलों के तत्कालिक गठजोड़ से। किससे?
गठजोड़ से होता है। अतः गठबंधन सरकार किसे कहेंगे? जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में जब सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों के बहुमत से गठजोड़ करके सरकार बनाती है तो गठबंधन सरकार कहा जाता है। बच्चों पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर आपको दोहरा देती हूं। हमारी संसद में जो पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं, और अगर 272 सीटें किसी दल को नहीं मिलती हैं तो बहुत सारे दल क्या करते हैं, आपस में अपनी सीटों का मिलान करके एक गठजोड़ बनाते हैं, और इस गठजोड़ की जो सरकार बनती है उसको गठबंधन सरकार कहा जाता है। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में प्रश्न पूछना क्यों जरूरी होता है? यानी कि संसद के अंदर जब प्रश्नकाल होता है उस दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रश्नकाल ही होता है जब सत्र चल रहा होता है, तो ये प्रश्न पूछना क्यों जरूरी है? तो उत्तर है, सांसदों के प्रश्नों से सरकार को महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। क्या मिलता है? फीडबैक मिलता है। फीडबैक का मतलब क्या होता है? यानी जो भी आपने कार्य किया है उसमें अच्छा बुरा सब कुछ आपको पता चल जाता है प्रश्नों के माध्यम से, जिससे क्या होगा, सरकार अपनी खामियों को दूर करती है। पहला तो लाभ ये हो गया प्रश्नों से कि सरकार को अपनी खामियों का और अपने जो भी अच्छे कार्य किया था दोनों का पता चलता है, तो खामियों को सरकार क्या करती है? दूर करती है। दूसरा है, सरकार चुस्त रहती है। जब भी सरकार को फीडबैक मिलता रहेगा तो उसको अपने अच्छे कार्यों से तो प्रोत्साहन मिलेगा, और जो उसकी कमियां रह गई थी उनको दूर करने का उसको क्या मिलेगा? एक मौका मिलेगा। तो इससे क्या होगी? सरकार चुस्त रहेगी। कार्यपालिका या सरकार पर संसद का नियंत्रण बना रहता है। बच्चों हमने पढ़ा था कि प्रश्नों के माध्यम से जो सरकार होती है उस पे संसद क्या करती है? नियंत्रण बनाए रखती है। चौथा, सरकार की कार्य पद्धति का विश्लेषण होता है और सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाया जाता है। इसके लिए विपक्षी दल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब चौथा ये लाभ हो गया कि जो प्रश्न होते हैं उनके माध्यम से जो विपक्षी दल होते हैं लगातार सत्ता के बारे में, जो सरकार होती है उसके बारे में प्रश्नों के माध्यम से विश्लेषण करते रहते हैं, क्या सही था क्या गलत था। तो इससे क्या होता है, जो सरकार की नीतियां और कार्यक्रम जो सरकार ने चलाए हैं, जो बनाए हैं पूरे देश की जनता के लिए, उनका पूरी तरीके से विश्लेषण हो जाता है। छोटी सी बात को भी वहां पर अच्छे प्रकार से क्या किया जाता है? विश्लेषित किया जाता है। तो उससे सरकार के भी नीतियों का, कार्यक्रमों का जो परिणाम है उनका भी पता चल जाता है। समझ में आया? तो ये काम कौन करता है? विपक्षी दल करता है, और इससे क्या होता है, जो सत्ता होती है वो बहुत ही सुचारू रूप से कार्य करने का प्रयास करती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे इस अध्याय में से हमने ये कुल 7 प्रश्न पढ़े। या पूरे प्रश्नों का आप बार बार प्रयास कीजिए, और प्रयास करने के बाद में इनको लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आप उत्तर को बहुत अच्छे से लिख सके। क्योंकि क्या होता है बच्चों कि परीक्षा में हमें उत्तर तो पूरा आ रहा होता है, लेकिन हमारे लिखने का अभ्यास नहीं होता तो हमें अंक नहीं प्राप्त होते। क्योंकि परीक्षा में तो क्या होता है, बोला हुआ नहीं सुना जाता है, वहां पर लिखा हुआ देखा जाता है। इसलिए आपको लिखने का प्रयास जरूर करना है। जब भी आपको इस प्रश्न को लिखना हो और आपको लगे कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, वीडियो में आगे चल रहा है, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, और पॉज करके वो प्रश्न वहीं पर अटक जाएगा और आप उसको आसानी से अपनी पुस्तिका में, नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है? तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं अगले अध्याय जो हमारा है कानूनों की समझ के साथ में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।